हेलो एवरीवन। सो अब तक हम क्या कर चुके हैं कि हमने कैपेसिटेंस कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया है, तो चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 2 के हमारे सारे कॉन्सेप्चुअल एंड डेरिवेशन पार्ट हमारा फिनिश हो गया है। चैप्टर 2 में जो बचता है वो बचता है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन आज हम डील करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल करेंगे और कंपटीशन के हिसाब के न्यूमेरिकल्स को भी टच करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पर आज हम कंसंट्रेट करेंगे। कुछ पार्ट हम 2 पार्ट न्यूमेरिकल के हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि हमारे प्रीवियस चैप्टर और प्रीवियस टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड थे। आज जो हम कंसंट्रेट करेंगे, आज हम कंसंट्रेट करेंगे कैपेसिटेंस पर। तो आज जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा कैपेसिटेंस पर। तो कैपेसिटेंस में जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस हैं जिन पर न्यूमेरिकल आते हैं और जो न्यूमेरिकल हमें करने ज़रूरी हैं, वो सारे आज हम कवर करेंगे। तो लेते हैं पहला न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो हमारा पहला टॉपिक था स्फेरिकल कंडक्टर, जो कि हमारे 2 टाइप के कैपेसिटेंस होते हैं, स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारा आज का टॉपिक है, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट जिसको हम कह रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर से। तो इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। तो हम पहले उस तरफ चलेंगे, देन वी विल स्टार्ट टू प्रोसीड द क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सॉल्यूशन को भी साथ साथ थोड़ा इमेजिन करते चले जाएं, क्या है हमारे पास छोटी छोटी 8 ड्रॉप्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास 8 ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल ड्रॉप्स। ओके, आइडेंटिकल ड्रॉप्स। तो उनके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, वो 1 नैनो कॉलम, यहाँ पर कॉलम नहीं कैपेसिटेंस की टर्म में है। तो यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है 1 नैनो कॉलम है, मतलब चार्ज की टर्म में दिया हुआ है, कैपेसिटेंस नहीं है। तो हम पहले ड्रॉप 1 ले लेते हैं, फिर ड्रॉप 2 ले लेते हैं, फिर ड्रॉप 3 ले लेते हैं, ड्रॉप 4 ले लेते हैं, ड्रॉप 5 ले लेते हैं, ड्रॉप 6 ले लेते हैं, ड्रॉप 7 ले लेते हैं एंड ड्रॉप 8 ले लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास कितनी ड्रॉप्स हैं, हमारे पास टोटल ड्रॉप्स हैं हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दी गई हैं, वो है हमारे पास 8 ड्रॉप्स। कितनी ड्रॉप्स हैं? 8 ड्रॉप्स। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हमारे पास 8 ड्रॉप्स हैं। तो 8 ड्रॉप्स हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ड्रॉप्स हैं और सभी के पास क्या है कि आइडेंटिकली स्फेरिकल है, यानी कि सब एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, और सबके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 1, मतलब ईच हैव चार्ज। ऐसा नहीं है कि टोटल चार्ज है, बट ईच हैव चार्ज। मैं कहने का मतलब ये है कि इसके पास भी 1 नैनो कॉलम है और इन सभी के पास, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, यानी कि टोटल हमारा जो चार्ज हो जाएगा वो बेसिकली 8 टाइम्स हो जाएगा किसके, 1 नैनो कॉलम जो गिवन है उसके। ठीक है, तो ये 8 ड्रॉप्स है हमारी, तो टोटल चार्ज हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को फिर आगे पढ़ते हैं। आर एट ए पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट्स ईच। तो ईच का जो पोटेंशियल है वो भी हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, 900 वोल्ट का क्या दिया हुआ है, हमें पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल दिया हुआ है 900 वोल्ट का। तो 900 वोल्ट के पोटेंशियल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 900 वोल्ट का क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल दिया हुआ है। ऑल दीज ड्रॉप्स आर कंबाइंड टुगेदर। अब हमने क्या करा, इस सारी ड्रॉप्स को जो ऊपर 1 से लेकर 8 तक आपको दिख रही हैं, यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक, इन सारी ड्रॉप्स को हमने कंबाइन कर दिया। और कंबाइन करने के बाद हमने क्या करा, एक देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंबाइन करने के बाद एक बड़ी ड्रॉप बनेगी। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप, यानी कि जो हमारी लार्ज वाली ड्रॉप आएगी उसका पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है। हमें इसमें एज्यूम करके चलना है कि नो वेस्टेज ऑफ एनी काइंड ऑफ कैपेसिटेंस और स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो इसका जो स्फीयर का जो रेडियस हम मानकर चलेंगे वो आर मानकर चलेंगे, और इसके साथ साथ इसके अंदर कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर हम इन सारी ड्रॉप्स को कंबाइन कर लें तो हमारे पास एक बड़ी ड्रॉप आ जाती है। 8 ड्रॉप्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास एक बड़ी ड्रॉप बनकर आ जाती है। ये जो बड़ी ड्रॉप है इसका ही हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है V निकालना है बेसिकली हमें, बड़ी ड्रॉप का। ठीक है, बड़ी ड्रॉप का हमें V निकालना है।
तो बड़ी ड्रॉप का अगर हमें v निकालना है तो कैसे करेंगे? ये CBSE के सैम्पल पेपर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें बेसिकली इस ड्रॉप का, ये जो यहाँ पर ड्रॉप बनी हुई है, इस ड्रॉप का हमें क्या निकालना है? v निकालना है, लार्ज वाली ड्रॉप का। ये हमारा प्राइमरी एजेंडा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा जो गिवन है, इसमें जो पार्ट जो हमें पता होता है वो ये होता है कि ये जो जैसे जैसे हमारा जो कैलकुलेट करना है हमें लार्ज ड्रॉप का, हमें तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं नो वेस्ट है एनी काइंड एंड टेक द कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर रेडियस, हमें उसकी आर लेनी है प्रोपोर्शनल टू आर। तो कैपेसिटी जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो देखेंगे ज़रा, लास्ट लाइन में गिवन था ये। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है हमें वो कह रहा है कैपेसिटेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो मान लेते हैं अगर हम इसकी रेडियस हमारी आर है, इस कैपेसिटेंस की जो हमारा आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। अब ये स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं, के कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये हमारा एक तरीके से आ जाता है। सो द चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप अगर हम निकालें, सो चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप कैसे निकलेगा? Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि हमें सी वी गिवन है और वी वी गिवन है, ठीक है। हमें C तो ऊपर से मिल गया है और हमें वी वी गिवन है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो C हमारा है ऊपर से K R और V हमारा क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये रहा ऊपर हमने अभी लिखा है 900 इंटू 900। तो ये हमारा क्या आ गया? Q निकल कर आ गया, ठीक है, Q निकल कर आ गया। और हमारे पास टोटल चार्ज कितने हैं, टोटल ड्रॉप्स कितनी है, सॉरी टोटल ड्रॉप्स कितनी है, तो हमने यहाँ पर काउंट करी थी 1 से लेकर कितनी है, 8 तक हैं। टोटल ड्रॉप्स जो हमारे पास हैं 1 से लेकर 8 तक हैं। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा वो हम देखते हैं। टोटल चार्ज जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो टोटल चार्ज हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा टोटल चार्ज, पहले इसको लिख लेते हैं। Q इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 900 KR कॉलम, ये हमारे पास चार्ज आ गया सिंगल ड्रॉप का। और अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है 8 ड्रॉप्स का, तो वो हम कैसे निकालेंगे? हम टोटल चार्ज को निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू, यानी कि बड़ा वाला चार्ज 8 टाइम हो जाएगा इंडिविजुअल चार्ज के। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई इंटू 900 इंटू KR, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 7200 KR कॉलम। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया जो अवेलेबल है उस बड़ी वाली ड्रॉप के ऊपर। तो बड़ी वाली ड्रॉप का हमें क्या मिल गया? चार्ज मिल गया। लेकिन बड़ी वाली ड्रॉप के चार्ज से ही काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पर हमें रेडियस के साथ भी कुछ रिलेशन देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। तो स्मॉल जो हमारा वो था उसकी हम रेडियस मान लेते हैं R, और कैपिटल वाले की भी रेडियस मान लेते हैं हम R। उस तरीके से हम इसमें काम करेंगे, देखेंगे हमारा क्या हो रहा है। तो स्मॉल रेडियस, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पर इस पोर्शन को, क्योंकि हमें रेडियस को चेंज करना होगा, ठीक है, हमें रेडियस को चेंज करना होगा। तो ये जो जितनी भी स्मॉल ड्रॉप्स हैं इनका रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल आर। ये जितनी भी हमारी ये छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं इनका रेडियस ले लेते हैं हम स्मॉल आर, और जो बड़ी वाली है उसका ले लेते हैं हम कैपिटल आर। जो बड़ी वाली है हमारी ड्रॉप उसका ले लेते हैं हम कैपिटल आर। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इन सारी को मिला के ही तो ये बनाई जा रही है। तो इन सारी इनको मिलाकर ये बनाई जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? हम इसके साथ क्या नोटिस कर सकते हैं? हम इसके साथ ये नोटिस कर सकते हैं कि इनका जो बेसिकली जो वॉल्यूम है वो तो वही रहेगा ना। 8 को मिला के कोई एक बड़ी ड्रॉप बनाई तो वॉल्यूम तो वही रहने वाला है। तो हम वही करने वाले हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप, वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप, हमने लार्ज ड्रॉप की रेडियस क्या मानी है? R मानी है, तो R की क्यूब, और 4/3 ये किसी भी स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा पुरानी जो मतलब छोटी वाली जो रेडियस है उसके क्यूब के। छोटी वाली रेडियस हमने स्मॉल आर मानी है, उसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। छोटी वाली रेडियस हमने स्मॉल आर मानी है, स्मॉल आर की क्यूब
4/3 और ये हो गया हमारा पाई। लेकिन वो तो 8 ड्रॉप्स है ना, तो हमें वो कितनी लेना पड़ेगा, इसका 8 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम बराबर होगा। तो हमने इसका 8 टाइम्स कर दिया, तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो चीज़ें बचेंगी वो ये होंगी, जो चीज़ें बचेंगी वो ये होंगी r⁻³ और ये आ जाएगा रिलेशन 2r⁻⁴, और फिर ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r = 2r हमारा एक रिलेशन बनकर आएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो होगा वो जैसा कि हम शुरू में लिए थे, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R लिए थे, तो कैपेसिटेंस ऑफ लार्ज ड्रॉप वो कैसे होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, कितना, K फैक्टर टाइम्स। ठीक है ना, ठीक है ना। सो कैपेसिटेंस ऑफ large drop increases by a factor k टाइम जो हमने उसमें मल्टीप्लाई करके माना था, उसी के हिसाब से वो बढ़ गया। तो आप जानते हैं, हमने कल भी डिस्कस करा था, तो C = जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C0 पुराने वाला और नया वाला ये हो जाएगा। ये रिलेशन कैसे बन के आ रहा है आप देखेंगे, शुरू में ही हमने क्या माना था, ये वाला पॉइंट देखेंगे, जरा इस वाले पॉइंट को कंसंट्रेट करेंगे। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये जो होगा कैपेसिटेंस जो होगा वो किस पर डिपेंड करता है, C के R पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है वो ऐसे आ रही है, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में भी इसको बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन द एयर, hence the more charge can be stored in a capacitor, it's mean that capacitance is increases। ओके, क्या करा है हमने, इसमें छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिलाकर हमने एक बड़ी ड्रॉप बनाई है। तो बड़ी ड्रॉप बनाने से जो क्या होगा, जो एयर के साथ उसका जो कांटेक्ट था, यानी कि छोटी छोटी ड्रॉप्स को अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये छोटी छोटी ड्रॉप्स जो हैं ये एयर के साथ, इनके साइड में क्या था, यहाँ पर एयर थी, यहाँ पर एयर, सभी के चारों तरफ यहाँ पर क्या है, एयर। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब ये कंबाइन होकर ये टोटल एयर जो आ गई वो इसके चारों तरफ आ गई, तो इससे क्या होगा, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर फ़र्क पड़ेगा, ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर देन द एयर हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ड्रॉप्स के लिए। तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ए कैपेसिटर इज चार्ज पोटेंशियल V1, देन द पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड and the capacitor is connected to a parallel plate capacitor, another uncharged capacitor, and derive an expression for the combined potential of combination। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। क्वेश्चन वांट टू से दैट कि पहले हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसका पोटेंशियल जो था हमारे पास वो था बेसिकली, जो हमारे पास पहला कैपेसिटर था उसका पोटेंशियल हमें दिया हुआ है V1, क्वेश्चन में दिया हुआ है V1। और फिर क्या हुआ कि हमने उसको बैटरी से हटा दिया, और बैटरी से हटाने के बाद हमने किसी दूसरे अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। अब इस V1 कनेक्ट करने के बाद हमें एक फार्मूला ड्राइव करना है, इसमें ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हमें ये फार्मूला ड्राइव करना है कि दोनों अगर आपस में कंबाइन हो जाएं तो उनके कॉमन पोटेंशियल, यानी कि जो पोटेंशियल आएगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा या उनका पोटेंशियल क्या होगा। कहने का मतलब ये है, तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, आपसे वो क्या जानना चाह रहा है कि अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर दें तो क्या होगा, बेसिकली वो ये जानना चाह रहा है आपसे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है बेसिकली वो टॉपिक, और कुछ भी नहीं है। हम कंसंट्रेट करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर। अब कैसे होता है देख लेते हैं। तो ये जो टर्म, ये जो इसका जो सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन को आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं। इस सॉल्यूशन को आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं आप कॉमन पोटेंशियल की टर्म में। ठीक है ना, कॉमन पोटेंशियल की टर्म में। तो मैं सॉल्यूशन में हेडिंग लगा देता हूँ जिससे कि आपको ये हमेशा याद रहे। इस हेडिंग को आप या इस टॉपिक को आप याद रख सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, बट ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी ना आकर वैसे भी पूछा जा सकता है कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। तो कॉमन पोटेंशियल से मतलब ये है कि हमारा पहले से एक कैपेसिटर किसी बैटरी से कनेक्टेड था, हमने बैटरी को हटा दिया, अब उसके पास जो चार्ज उसके अंदर स्टोर है वो तो स्टोर है। अब हमने उस चार्ज के साथ
उसको एक अनचार्ज दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उन दोनों के अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा, उन दोनों के अंदर जो कांस्टेंट रहेगा वो क्यू रहेगा। वो क्यू क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटर पे चला जाएगा, एक कैपेसिटर पे चला जाएगा, यही तो क्यू होगा। अब देखें ज़रा, इस बात को नोटिस करें, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 है और सेकंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 है। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर हैं और उसके साथ साथ हम देख लेते हैं पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 है, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल V2 है। इस तरीके से हमारे दोनों कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर 1 हो गया, ये कैपेसिटर 2 हो गया। तो कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 के साथ हमने रिलेशन बना लिया। तो रिलेशन बनाने के बाद हमें क्या होगा कि जो इनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों के ऊपर C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2 V2। इस तरीके से हमारा चार्ज आएगा। चार्ज के साथ क्या होगा कि दोनों जो चार्ज हैं उनको अगर हम इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर दें अबव इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, इसको 1 भी आप लेट कर सकते हो। इफ़ वी पुट दीज वैल्यूज़ देन Q इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2। इस तरीके से हमारा ये चार्ज आ जाएगा C1 V1 C2 V2। अब क्या होगा कि अगर हम देखें, नोटिस करें, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही इंडिकेट किया था कि एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया गया है। तो पहले से एक कैपेसिटर था, उसके ऊपर कुछ चार्ज था, उसको हमने ये कैपेसिटर को किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, दूसरे वाले कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया। तो क्या हुआ उनके बीच का जो पोटेंशियल था, बेसिकली कॉमन पोटेंशियल जिसको हम बात कर रहे हैं, वो चार्ज का क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो मान लीजिए इस पर पहले कुछ चार्ज था, कुछ एक्स अमाउंट चार्ज था, वो बट जाएगा आपस में, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व नेचर का होता है, तो वो दोनों के बीच में टोटल तो क्यू ही रहना है। बट हुआ क्या कि हमने इसको पहले से ही चार्ज दे रखा था, बैटरी इसको हटा दी, तो इससे कुछ चार्ज इस पर जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस केस में क्या होगा, इफ़ V is common potential on, ये बात हम इसमें नोट करते चलेंगे, ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन। किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज का। किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज का। जो पहले से टोटल चार्ज वहाँ पर अवेलेबल है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है बेसिकली। डेरिवेशन काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बेसिकली आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। कैसे हेल्प करने वाले हैं, वो इस तरीके से हेल्प करने वाले हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो रहा है आपका, और आपका टॉपिक भी न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आप उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या हो रहा है, चार्जेस हो रहा है। तो यहाँ पर क्यू का रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा क्यू का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चलिए, तो हम क्या कर रहे थे कि दो कैपेसिटर को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, उसके ऊपर कुछ चार्ज था, वो बट गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसको हमने यहाँ पर क्यू लिखा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देन Q1 डैश, यानी कि पहले वाले कैपेसिटर पर क्या बचेगा, CV तो कॉमन रहने वाला है। Q2 डैश दूसरे वाले पर क्या आ जाएगा, दूसरे वाले पर आ जाएगा ये। तो C उसका कैपेसिटेंस भी कुछ अलग होगा, बट V कॉमन रहेगा, कॉमन पोटेंशियल के साथ चलेंगे। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा उस केस में, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, टोटल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के केस में टोटल चार्ज रहेगा Q डैश, Q1 डैश और Q2 डैश। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे। दोनों वैल्यूज़ को आप रखेंगे और पाएंगे कि आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ रही है। Q डैश बेसिकली V कॉमन आ गया, तो C1 प्लस C2 आपकी एक इक्वेशन बनकर आई। तो ये आपकी Q डैश की इक्वेशन बनकर आई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर इसमें चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है कहीं पर भी। क्वेश्चन के अंदर कहीं भी चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने उस बैटरी को हटाया, तुरंत हमने उस कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। इस वजह से क्या होगा
जो टोटल चार्ज था, यानी कि जो शुरुआत में हम चार्ज लेकर चल रहे थे, इनिशियली जो हम चार्ज लेकर चल रहे थे, वो क्या होगा, वो था ये वाला, ठीक है, वो था ये वाला चार्ज, दिस वन। इसकी वजह से हमारी एक इक्वेशन बनी थी, वो थी ये वाली इक्वेशन। तो हमारा टोटल चार्ज जो उस समय था वो क्या होगा, वो बेसिकली अब इससे, इस वाले चार्ज से, इस वाले चार्ज की इक्वेशन से इससे क्या होगा, सिमिलर होगा, इस वाले चार्ज की इक्वेशन से सिमिलर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशंस हैं, जो प्रीवियस चार्ज था, वो नया चार्ज था, वो नो लॉस होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारा जो चार्ज हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा नो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के बाद, वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, देखेंगे क्या, एज देयर इज़ नो लॉस, एज देयर इज़ नो लॉस। किस में नो लॉस है, चार्ज में। चार्ज के अंदर क्या, देयर इज़ नो लॉस ऑफ चार्ज, देयर इज़ नो, क्योंकि वो कैपेसिटर किसी और चीज़ से भी कनेक्टेड नहीं है इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऐसा है, ये कंडीशन हमने लिखी है, तो पुराना वाला चार्ज नए वाले चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होगा। तो दोनों इक्वेशंस को हम बराबर रख सकते हैं। तो पहली वाली जो इक्वेशन थी हमारी और जो दूसरी वाली इक्वेशन थी, दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो C1 V1 C2 V2, ये इसकी इक्वेशन थी, यहाँ से इक्वेशन 1 ये वाली, दिस वन, ओके, दिस वन, एंड सेकंड कह सकते हैं इसको सेकंड से। और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, थर्ड इक्वेशन हमारी ये थी, थर्ड इक्वेशन इसको ले सकते हैं, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, किसको, क्यू डैश को। तो क्यू डैश को रिप्लेस करके हमारी इक्वेशन इज इक्वल टू आ जाएगी, वी कॉमन था वहाँ पर, C1 प्लस C2। तो V इज इक्वल टू हमारा क्या बनकर आएगा, C1 V1 C2 V2 डिवाइड बाय C1 C2। इस तरीके से हमारा जो पोटेंशियल की टर्म में, कॉमन पोटेंशियल की टर्म में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आ जाएगा। अगर हम इसको वैसे एक्सप्लेन करना चाहें, इस फॉर्मूले को थ्योरेटिकली याद रखना चाहें, तो कैसे होगा, वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए ज़रा मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूँ। तो ये जो V है हमारा, ये वाला जो V है, ये जो V है हमारा, ये है कॉमन पोटेंशियल। क्या है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, ज़रा देखेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऊपर देखेंगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू है वो, ये जो C1 V1 C2 V2 है, ये बेसिकली क्या है, ये Q1, देखेंगे ज़रा मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ इसको। ये जो C1 V1 है बेसिकली ये क्या है, ये Q1 है, और ये C2 V2 है, ये क्या है बेसिकली, ये Q2 है। तो Q2 और Q1 की वैल्यू है, दोनों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है यहाँ पर। तो सम होने का मतलब ये क्या है, ये है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइड बाय, नीचे देखेंगे, नीचे क्या हो रहा है, C1 प्लस C2, और C1 प्लस C2 क्या है, एक कैपेसिटेंस पहले कैपेसिटर का है और दूसरा कैपेसिटेंस दूसरे कैपेसिटर का, बीच में क्या हो रहा है, उनका सम हो रहा है। तो इसको कह सकते हैं हम कंबाइंड कैपेसिटेंस, कंबाइंड कैपेसिटेंस। तो ये हमारा एक फार्मूला बनकर आ गया, एक कॉमन फार्मूला बनकर आ गया, जिसको आप हमेशा इस तरीके से एक अपने मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी वही फार्मूला है और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा दूसरे तरीके से है, ये भी यही फार्मूला है। तो बोथ फार्मूला आर सेम। सो द क्वेश्चन gives the answer, we will try to, the capacitor is charged to a potential V1, the power supply is disconnected and the capacitor is connected in parallel to another uncharged capacitor, derive the expression for the common potential of this one। तो इस तरीके से हमने, अच्छा इसमें एक बात और हम थोड़ा सा इसमें वो कर गए, ये पैरेलली कनेक्टेड थे, कभी तो हमने इसका पोटेंशियल कॉमन लिया था, ये बात हम नोटिस नहीं किए, इसको ज़रा हम करेक्ट कर लेते हैं अपने को, कि इसमें जो था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पैरेलली कनेक्टेड थे। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि पोटेंशियल कॉमन होता है, और सीरीज़ में क्या होता है कि इसमें तो हमारा क्या होगा, जो V यहाँ पर होगा वही V यहाँ पर होगा, यानी C1 C2 के अंदर कॉमन V रहेगा, और उसमें क्या होता है, सीरीज़ वाले में Q कॉमन होता है। तो यहाँ पर तो Q डिफ़र कर रहा था, तो इस तरीके से हम इसको करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और जाकर हम इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पर है, इसको आप होमवर्क में लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की सीरीज़ और लाया हूँ मैं यहाँ पर,
ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, या क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज आपकी किस में है? होमवर्क में है बेसिकली। किस में है? होमवर्क में। तो आप इनको पढ़ेंगे शांति से और करेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। अगर किसी से नहीं होता है तो मुझे इसको आप फॉरवर्ड करेंगे जहाँ पर आप स्टक हो रहे हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन द पॉइंट वेयर यू हैव स्टक। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का है वो, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क में है, आपको नोटबुक में करने हैं और मुझे फॉरवर्ड करने हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिस, keep in touch so that we can understand physics very well. Thank you very much.